गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर मुझे ये बताइए कहाँ तक हमने पढ़ लिया है इन दिस चैप्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी So loops law with the एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड वी सॉल्व बेस्ड ऑन दैट दो किरचॉफ्स लॉज? दो करें है ना, दो क्वेश्चन किए हैं और दो अननोन वाले ही क्वेश्चंस किए हैं। तो चलो दो तीन क्वेश्चंस आज कराता हूँ, उसके बाद फिर फर्दर हम सेल के ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पर डिस्कशन करेंगे और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे डिस्कशन करेंगे। तो दो तीन क्वेश्चन हम वहां से करते हैं। तो चलिए सर दो तीन क्वेश्चन किया जाए। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये है सर, आज के लिए पहला क्वेश्चन विच आई एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व एंड एटलीस्ट फॉर्म द टू इक्वेशंस। ठीक है, अगर फाइनल आंसर ना भी आए तो कम से कम दो इक्वेशन तो सबका आए। तो सर ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मान लीजिए यहाँ पर एक रेजिस्टर है, यहाँ पर एक सेल है, ये एक सेल एंड दिस इज द रेजिस्टर, दिस इज रेजिस्टर नंबर थर्ड। यहाँ पर वैसा ही अरेंजमेंट कि सर ये सेल, ये रेजिस्टर और यहाँ पर फिर से सेल और फिर से रेजिस्टर। ये इस तरह से अरेंजमेंट आपको गिवन है। ठीक है, ये इस तरह से आपको अरेंजमेंट गिवन है। मैं कुछ कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ। 8 वोल्ट 2 ओम, 8 वोल्ट 2 ओम, दिस इज 6 वोल्ट 1 ओम, ये मान लीजिए 4 ओम है, और आप मान लो यहाँ पर 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है, यहाँ पर 12 ओम है, ये 12 वोल्ट है, ये 4 ओम। ठीक है, आपको करंट बताना है, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। क्वेश्चन ये है कि इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए यू हैव टू फाइंड आउट द करंट इन ईच ब्रांच। आपको हर ब्रांच में करंट की वैल्यू बतानी है। चलो सर, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि वी बेसिकली टेक द करंट। और करंट लेने का तरीका मैंने आपको बार बार बोला है कि करंट जब भी आप ड्रॉ करते हो, इफ यू व्हेनेवर यू टेक द करंट यू कैन टेक इन एनी डायरेक्शन, पहला पॉइंट। बट एक बात याद रखिएगा, किसी भी ब्रांच में करंट विल हैव ओनली वन डायरेक्शन। करंट कैन नॉट फ्लो इन टू डायरेक्शंस और इन मोर देन वन डायरेक्शन इन द सेम ब्रांच। ठीक है, दूसरी बात यह कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट इंटर होगा, द सेम अमाउंट ऑफ करंट शुड कम आउट फ्रॉम दैट जंक्शन। तो मान लो कि यहां से मैंने कुछ करंट मान लिया I1, तो ये करंट I1 यहाँ पे भी अज्यूम करेंगे बिकॉज देयर इज नो अदर पाथ। तो यहाँ से करंट I1 आया, इधर से मान लो कुछ करंट मैंने अज्यूम कर लिया, लेटेस्ट से करंट मैंने अज्यूम कर लिया I2 यहाँ से, तो यहाँ से भी जो करंट आएगा दैट वुड बी I2। यहाँ पर ये करंट ऐड होगा एंड ऐड होकर ये हो जाएगा I1 प्लस ऑफ I2। फिर वो करंट यहाँ से यहाँ आया I1 प्लस ऑफ I2। व्हेन इट रीचेस टू दिस जंक्शन it will get divided again into the two parts, justifying the current in these two branches। यहाँ पे I2 चला जाएगा, यहाँ पर I1 चला जाएगा। ठीक है, तो A B C D I am taking the names of these vertices। अनडाउटेडली अगेन वी हैव टू अननोन, दो ही अननोन है सर, एक I1 है दूसरा I2 है। तो I1 और I2 दो अननोन है, दो अननोन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम ऑफ टू इक्वेशंस यू विल नीड, एंड फॉर द टू इक्वेशंस आपको कम से कम दो लूप चाहिए। बेसिक पॉइंट ये है कि जितना इक्वेशन उतने लूप्स। तो एज मेनी इक्वेशंस यू हैव या as many unknowns you have, the same number of equations you will require and the same number of loops will be required to form the same number of equations। तो मान लीजिए सर इसको एक लूप ले लेते हैं, ये इसको दो लूप ले लेते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअली में यहाँ पर इज देयर ओनली टू लूप्स या देयर आर मोर देन टू लूप्स, या इसको ऐसे पुट इट दिस इन दैट वे कि भाई दो लूप है या तीन लूप है? हाउ मेनी लूप्स आर देयर? three. थ्री लूप्स, वेरी गुड। तो देयर आर थ्री लूप्स, बट हमें तीन लूप्स की आवश्यकता नहीं है, तो कोई भी दो लूप हम कंसीडर करेंगे बिकॉज दैट टू लूप विल बी मोर देन एनफ फॉर अस टू कैलकुलेट द टू अननोन वैल्यू ऑफ करंट। तो इस लूप में मान लीजिए कि मैंने ये लूप ऐसे कंसीडर कर लिया, इन लूप A B D A, ये एक लूप ले लिया हमने, एंड इन दिस लूप आई एम ट्रैवर्सिंग फ्रॉम A to B, ऑब्वियसली A to B, B to D and D to A। तो क्या लिखेंगे आप? 8 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ I1 और माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ I1 प्लस ऑफ I2। मैं एक बार साथ साथ ये बोलता चलूं कि अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट की डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर विल बी नेगेटिव। अगर आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल ऑफ द रेजिस्टर विल बी पॉजिटिव। अगर आप सेल में पहले नेगेटिव मिलता है फिर बाद में पॉजिटिव मिलता है तो सेल का वोल्टेज पॉजिटिव। अगर पहले पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मिल गया और फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड मिलता है तो सेल का वोल्टेज नेगेटिव। ठीक है सर, तो माइनस ऑफ 4I1 I2 बिकॉज आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर यहाँ पर आए तो सेल के हम पहले नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं तो प्लस ऑफ 6,
उसके बाद हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 1 into I1 दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ I1, दिस होल इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया साहब। तो -4 तो 2 और माइनस, तो माइनस ऑफ 7I1 एंड दिस विल बिकम इक्वल टू माइनस ऑफ 4I2। ठीक है, 8 और 6 इज इक्वल टू 14, 14 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 14। इक्वेशन अगर हम इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा ये कर लें तो माइनस साइन वी कैन कैंसिल आउट एवरीवेयर। तो अगर माइनस साइन कैंसिल कर दूंगा तो आई कैन राइट इट एज 7I1 प्लस ऑफ 4I2 इज इक्वल टू 14। दिस इज माय वन ऑफ द इक्वेशन। इसी तरह से मुझे एक और इक्वेशन चाहिए टू सॉल्व दिस होल प्रॉब्लम। तो देखो मैं कैसे ले रहा हूं, अब मैं, मेरी मर्जी भाई, लूप जैसे भी मैं कंसीडर करूं, इसमें कोई इशू नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो इन लूप डी बी सी डी, यहाँ ऐसे, तो डी से भी आप जा रहे हैं तो यू विल राइट इट एज 4 into I1 प्लस ऑफ I2। बी से सी जा रहे हैं प्लस ऑफ 10 प्लस ऑफ 2I2। उसके बाद आप इसमें जाएंगे तो प्लस ऑफ 4I2, ठीक है, प्लस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0। ईच ऑफ दीज विल बी कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव। तो 4I2 प्लस ऑफ 2I2 6I2 10I2, तो ये हो जाएगा 10I2 प्लस ऑफ 4I1, और ये हो जाएगा 10 प्लस ऑफ 12 22, इधर ले आओगे तो माइनस ऑफ 22। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2I1 प्लस ऑफ 5I2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 11। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। प्लीज एक बार सिंप्लीफिकेशन का जो पोर्शन है उसको देख लो। दीज आर द टू इक्वेशंस, रिक्वायर्ड इक्वेशंस, बाकी सॉल्व करना इज योर दिक्कत। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट, इसको इरेज कर रहा हूँ, आगे सुनो। नेक्स्ट, अभी तक जितने भी अननोन्स लिए मैंने, द मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन करंट वाज 2। नाउ आई विल टेक 1 or 2 क्वेश्चंस इन व्हिच वी विल हैव मोर देन 2 अननोन्स, आई मीन 2 से ज्यादा अननोन करंट। ठीक है, 2 से ज्यादा अननोन करंट जिसमें हम कंसीडर करें। ठीक है, तो चलिए सर 2 से ज्यादा अननोन करंट को कंसीडर करके अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए सर, एक क्वेश्चन है आपका कि ये एक रेजिस्टर है, 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 ये एक सेल है। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि वी आर हैविंग दीज रेजिस्टर्स, और मान लो कुछ कि इसका 2 ओम रेजिस्टेंस है, इसका 4 ओम रेजिस्टेंस है, इसका 1 ओम रेजिस्टेंस है, इसका 3 ओम रेजिस्टेंस है, और इसका भी 2 ओम रेजिस्टेंस है, ऐसा मान लो। एंड दिस इज ऑफ 20 वोल्ट सेल। ठीक है, इसको V इज इक्वल टू इतना मान लेते हैं। वी हैव टू फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। इसमें 2 चीजें सिखाऊंगा मैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बता दूंगा कि कैसे निकलेगा, और करंट भी बता दूंगा। तो फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं सर, हर ब्रांच में हमें करंट चाहिए, हर ब्रांच में करंट चाहिए, तो हमें करंट बताना है हर ब्रांच। तो कैसे करें सर? तो फिर से हम कहीं से स्टार्ट करेंगे, पहले तो कुछ करंट मानेंगे, पहले तो कुछ करंट मानेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। तो मान लो कि मैंने कुछ करंट मान लिया कि दैट करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सेल एंड दैट करंट इज I। ठीक है भाई, हमने करंट मान लिया I। जब ये करंट यहां पर पहुंचेगा तो इसको कितने पाथ मिलेंगे? हाउ मेनी पाथ्स आर देयर फॉर द फ्लो ऑफ दिस करंट? ऑब्वियसली 2। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो अभी ना 2 पाथ मिला, तो दोनों पाथ में करंट डिवाइड होगा। अगर इन दोनों पाथ, ये दोनों पाथ अगर आइडेंटिकल होते तो करंट इक्वली डिवाइड होता, बट दीज 2 पाथ्स आर नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल इन द सेंस कि दोनों पाथ में रेजिस्टेंसेस आर नॉट सेम, तो इसलिए इक्वली करंट तो डिवाइड नहीं होगा। तो मान लीजिए कुछ I1 करंट यहाँ गया तो कुछ I2 करंट यहाँ मान लेते हैं हम। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस, क्या मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि I1 प्लस I2 इज नथिंग बट I? कह सकता हूँ या नहीं? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। यस सर। भाई जो टोटल करंट आपका I है ना, वही 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो I1 एंड I2 का सम अगर आप देखेंगे तो दैट विल बी नथिंग बट एग्जैक्टली इक्वल टू द I। जो करंट आपका 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ये एग्जैक्टली उसी के बराबर है। अब यहां से I1 आया, अब ये I1 जब यहां से आया तो इसको फिर से यहां पर 2 ब्रांचेस मिल गए। मान लीजिए कि I3 करंट अगर यहां चला गया तो रेस्ट ऑफ द करंट विल फ्लो इनटू दिस ब्रांच। इसको मैं कह सकता हूं I1 माइनस ऑफ I3। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो इस ब्रांच में ऊपर से जो करंट आ रहा है दैट इज I1 माइनस ऑफ I3, और यहां से जो करंट आ रहा है दैट इज I2। इस जंक्शन पे ये दोनों करंट ऐड होंगे, और जब ये दोनों करंट ऐड होगा तो यहां से जो निकलेगा दैट वुड बी इक्वल टू I2 प्लस ऑफ I1 माइनस ऑफ I3। एम आई करेक्ट? और यहां से जो करंट आ रहा है सर दैट विल बी नथिंग बट दैट विल बी इक्वल टू I3। ये I3 यहां से आ रहा है।
तो इस पॉइंट पे जब ये करंट आएगा तो ये दोनों करंट ऐड होगा। अगर इन दोनों करंट को ऐड करो तो आपको नहीं लगता I3 एंड I3 विल कैंसिल आउट एंड व्हाट वी विल गेट विल बी नथिंग बट I1 प्लस ऑफ I2, I1 प्लस ऑफ I2 फाइनली मिलेगा एंड दैट इज नथिंग बट I। क्लैरिटी है भाई, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया तो देख लीजिए। अब ये कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर आपने ऊपर से क्यों डिवाइड किया, ये ऐसे ऐसे ये ऐसे। सर आप ये भी तो कर सकते थे कि I2 यहां से जो I2 आ रहा है उसको भी तो आप डिवाइड कर सकते थे, ठीक है, या दोनों को क्यों नहीं किया। तो देखो समझे आप मैं क्या डाउट क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पर। भाई बच्चा ये भी Yes, कह sir. सकता है ना कि आपने I1 को 2 पॉइंट पे डिवाइड कर दिया यहाँ यहाँ, तो वैसे ही I2 पे भी तो 2 तरफ डिवाइड होना चाहिए, बट यू हैवंट डिवाइडेड इट। इसलिए क्योंकि मैंने आपसे बार बार क्या बोला है कि एक ही रेजिस्टर में एक से ज्यादा डायरेक्शन करंट की नहीं हो सकती है। अगर मैं I1 को भी डिवाइड करूं और I2 भी को भी करूं तो एक करंट इस रेजिस्टर में नीचे से ऊपर जा रहा होगा और दूसरा करंट ऊपर से नीचे आ रहा होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। द डायरेक्शन ऑफ करंट in a resistor will only be unique, will only be one, it has to be unique, right? ये लॉजिक क्लियर हुआ। तो अब दूसरा डाउट आपके मन में आ सकता है कि सर अगर ऐसा है कि एक ही डायरेक्शन चाहिए तो फिर आप नीचे वाले करंट को ब्रेक क्यों नहीं कर रहे, ऊपर ही क्यों करोगे। तो मैं आपसे बता दूं कि आपकी मर्जी है, या तो आप ऊपर वाले जंक्शन पे करंट को डिवाइड करिए या नीचे वाले जंक्शन पे करंट को डिवाइड करिए, इट्स योर प्योर चॉइस। बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऊपर वाले जंक्शन पे भी डिवाइड करो और नीचे वाले जंक्शन पे भी डिवाइड करो, बिकॉज द मोमेंट you will divide the current at the upper junction and at the lower junction, the moment you will do this, जैसे ही आप ये कार्यक्रम करेंगे या ये आप काम कर देंगे तो क्या होएगा, जैसे ही आप ये कर देंगे वैसे ही क्या होएगा, वैसे ही ये होएगा कि एक ही रजिस्टर में there will be more than one direction of current which is impossible। अब मुझे एक बात बताइए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे, मेरे लाल, मेरे पीले, ब्लू, नीले, how many unknown do we have? 3। तो 3 अननोन तो एटलीस्ट वी नीड 3 लूप्स, और 3 लूप अगर चाहिए, क्योंकि मतलब 3 अननोन है तो टू सॉल्व देम दिस 3 अननोन्स एटलीस्ट हमें 3 इक्वेशन चाहिए, और 3 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें 3 लूप चाहिए। तो कम से कम ये कहानी होनी चाहिए, तब ये कहानी होनी चाहिए, उस कहानी को होने के लिए 3 लूप तो हमें चाहिए। तो मैं लूप कंसीडर कर रहा हूं, देखो कहां कहां से कर रहा हूं, ABCD EF और एक ये V आपको दिखाई दे। तो मैं 3 लूप ले रहा हूं, देखो इन लूप ABEF A से B से E से F से A से B करंट की डायरेक्शन तो -2I1, B से E करंट की डायरेक्शन में फिर से रेजिस्टर तो 2I1 I3 माइनस साइन के साथ, E से F जाने में यू आर गोइंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो कितना हो जाएगा +1 मल्टीप्लाइड बाय I2, दिस होल मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सर 2I1 एंड अगेन वी हैव 2I1, so this will become equal to -4I1 plus of I2 plus of twice of I3 is equal to 0। I hope I am correct with the simplification। देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर, इसी तरह से इन लूप, कौन सा लूप, तो लूप BCDEB, इस वाले लूप। तो अगर इस लूप में आप कंसीडर करेंगे, अगेन यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम B to C, दैट मींस -4I3। फिर D से आप E पे अगर आप जाएंगे तो +3 टाइम्स ऑफ I2 प्लस ऑफ I1 माइनस ऑफ I3, और उसके बाद E से B पे आप जाएंगे तो प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ I1 माइनस ऑफ I3, दिस होल मस्ट बी इक्वल टू 0। लेट अस सिंप्लीफाई दिस। तो I1 वाला पार्ट देखोगे तो ये हो जाएगा सर 3I1 प्लस ऑफ 2I1, दैट मींस इट बिकम्स इक्वल टू 5I1। I2 वाला देखो तो 3I2, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया रे, I2 वाला पोर्शन सिर्फ एक ही है तो प्लस ऑफ 3I2, और यहाँ पर क्या होएगा -4I3 और -3I3 7I3 और -2I3, तो -9I3। देख लीजिए बेटा एक बार सिंप्लीफिकेशन को क्रॉस चेक कर लीजिए, ये 2 इक्वेशन बनी है बट आई नीड 1 मोर इक्वेशन, आई विल फॉर्म 1 मोर इक्वेशन बाय टेकिंग 1 मोर लूप। तो बट पहले उससे पहले यहाँ तक आप नोट करिए सो दैट आई कैन फॉर्म 1 मोर लूप। तो आई होप इट्स नोटेड बाय एवरी वन ऑफ यू। तो अगर सबने नोट कर लिया तो लास्ट लूप, अब देखो वो आपकी मर्जी है कहाँ से क्या लेना चाहते हो, बट मैं जो यहाँ पर लास्ट लूप लूंगा वो देख लेना। इन लूप ABCV A, I'll tell you how I'm taking the loop। देखो यहां से ऐसे गया,
फिर यहाँ से ऐसे, नाउ आई एम कमिंग टू दिस पोर्शन, आई एम गोइंग दिस वे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये लूप है हमारा। वी आर टेकिंग द आउटर पोर्शन ओनली। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ I1 माइनस ऑफ 4I3 और ये प्लस ऑफ 20 इज इक्वल टू 0। उधर ले जाओगे तो सब माइनस हो रहा है, तो माइनस माइनस विल कैंसिल आउट और 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा सर I1 प्लस ऑफ 2I3 इज इक्वल टू 10 इज माय थर्ड इक्वेशन। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर? आसिया, कैन यू टेल मी हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 एंड I3? हाउ विल यू डू दैट? सर एलिमिनेशन रिएक्शन से, एलिमिनेशन रिएक्शन इक्वेशन से। ओके, कोई नहीं। तो आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से यू कैन एलिमिनेट I2। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से I2 को एलिमिनेट कर लो, एंड वंस द I2 इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, अब उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद क्या करोगे, तो उसके बाद जो आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से I2 एलिमिनेट करके जो इक्वेशन आएगा, लेट मी कॉल दैट इक्वेशन एज फोर्थ इक्वेशन। वो फोर्थ इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में आप फिर से I1 और I3 एलिमिनेट कर लोगे तो वैल्यूज आ जाएगी। मतलब अब आपको पता है कि हाउ टू सॉल्व, राइट? आप मैथ्स वाले हैं तो आप, मुझे नहीं बताना पड़ेगा कि हाउ टू सॉल्व, तो आप सॉल्व कर लेना। अगर आपका सिंप्लीफिकेशन सही होगा तो आपका आंसर भी सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल ऑफ NCERT। सर क्वेश्चन ऐसे है, ये 5 वोल्ट, इसका नाम E रखा गया है क्वेश्चन में। ये डायरेक्ट आपको डायग्राम डायरेक्टली आपको गिवन है। ये 4 ओम है, इसमें करंट वरेंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपको गिवन है। इस पॉइंट को A बोला गया है, इसमें जो करंट आ रहा है दैट इज I1, और यहाँ पर दोनों करंट का सम जा रहा है दैट इज, ये मतलब यहाँ जो करंट जा रहा है ये I1 माइनस ऑफ I2 है। I1 का कुछ पोर्शन वहां फ्लो करा दिया है 1 ओम, यहाँ जो करंट आ रहा है वो I1 है विदाउट एनी डाउट। ये 2 ओम का रेजिस्टर है, इसमें जो करंट लिया गया दैट इज इक्वल टू I2 प्लस ऑफ I3। इसमें जो करंट आ रहा है दैट इज I3, और यहाँ जो करंट आ रहा है दैट इज I2 प्लस ऑफ I3 माइनस ऑफ I1। ये सब आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी उस क्वेश्चन में गिवन है, जिस क्वेश्चन ऑफ NCERT के जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो I2 प्लस ऑफ I3 माइनस ऑफ I1, यहाँ से जो करंट आया I1 माइनस ऑफ I2 वो इधर से आ गया I1 माइनस ऑफ I2, और यहाँ जो आपको करंट जा रहा है वो I3 जा रहा है। तो आपको I1 I2 I3 बताना है। फाइंड I1 I2 and I3. I'll ask you to at least form the 3 equations which is required. Obviously यहाँ पर 3 unknown है, तो you will need 3 equations to solve this problem. सर वो एक बैटरी का वोल्टेज मैं लिखना भूल गया हूँ, 10 वोल्ट। यस सर। 10 वोल्ट कंसीडर कर लीजिए उसका वोल्टेज। सर उसके नीचे वाला रेजिस्टर। अच्छा, ये भी नहीं बताया, 1 मिनट बता रहा हूँ। 4 ओम अगेन सर एक और रेजिस्टर की वैल्यू just out one more. Okay, let me just check. 2 ओम ले लो उसको। So equations are done. मेरे हिसाब से इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, and the outer skeleton you take it as 3. तो मैं अभी लूप ले लेता हूँ और इक्वेशंस देख लो। जैसे मान लीजिए कि मैं लूप ले रहा हूँ, इन लूप A B, इस पॉइंट को मैं कोई नाम दे देता हूँ, C कहीं पर गिवन है क्या? A B, इस पॉइंट को C कह लीजिए और इस पॉइंट को D कह लीजिए। तो आप देखिए इन लूप A B C A, इस वाले लूप में अगर मैं ऐसे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, आप कुछ और तरीके से ट्रैवर्स कर सकते हैं, नो इश्यू विद दैट। आपकी इक्वेशन में कुछ और फॉर्म हो सकता है, बट द फाइनल आंसर शुड बी सेम। तो देखिए सर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 4I2 माइनस ऑफ 2 इंटू I2 प्लस ऑफ I3 माइनस ऑफ I1 और सेल में प्लस ऑफ 10, दिस इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 4I2 और I2 6I2, ये हो जाएगा सर 6I2 और ये I1, तो माइनस ऑफ I1 माइनस ऑफ 6I2 माइनस ऑफ 2I3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10। माइनस विल कैंसिल आउट एवरीवेयर, तो I1 प्लस ऑफ 6I2 प्लस ऑफ 2I3 इज इक्वल टू 10 इज माई वन ऑफ द इक्वेशन। इसी तरह से एक और लूप ले लेता हूं यहाँ पर। इन लूप, अब कौन सा लूप ले लूं? कोई सा भी ले लो, A C D A। अगर मैं ये लूप ले लेता हूं तो A से C, आई एम गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव, तो माइनस ऑफ 10। ये वाला जो रेजिस्टर है वो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस ऑफ I1।
ये वाला रेजिस्टर ए से सी पे मैं जा रहा हूँ, सी से डी पे, सी से डी में आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो माइनस ऑफ 2 into I2 प्लस ऑफ I3 माइनस ऑफ I1। तो उसके बाद डी से ए में अगेन आई एम गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो प्लस ऑफ 4 into I1 माइनस ऑफ I2, दिस होल इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए तो I1 और 4I1 और 2I1, तो 4 और 1 5, 5 और 2 7, आई विल गेट 7I1। उसके बाद माइनस 2I2 माइनस 4I2, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 6I2। ये दो इक्वेशन हो गई। मैं थर्ड इक्वेशन लिखने के लिए मुझे जगह चाहिए, वाला मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ एंड आई विल टेक वन मोर लूप हियर इन दिस केस। सेकंड वाला अगर किसी ने किसी और तरीके से लिया तो नो इशू विद दैट, आप जैसे मर्जी वैसे लूप ले सकते हैं, वैसे आप जैसे मर्जी जहां से मर्जी वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं लूप के साथ, है ना। फाइनल आंसर हैज टू बी सेम, ठीक है। अब एक लास्ट लूप ले रहा हूं, इन लूप ABEDA, मतलब बार बार बार, तो माइनस ऑफ 4I2 आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, माइनस ऑफ 5 वोल्ट, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा, फिर से देखो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं फ्रॉम D to A, तो प्लस ऑफ 4 into I1 माइनस ऑफ I2 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो ये 4I2 और ये 4I2 I2, तो 4I1 प्लस ऑफ 8I2 सॉरी माइनस ऑफ 8I2 इज इक्वल टू 5 इज माय थर्ड इक्वेशन। आई होप ये तीनों इक्वेशन सबको पता है, सबने लिख लिया होगा अपने। तो अब देखो इसमें अब और ज्यादा क्वेश्चन करा के वो बस टाइम पास कर रहे होंगे हम, आपको मेथड जितना समझना था आप समझ चुके हो। अब सर हम इसके बाद जस्ट इसके बाद वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम EMF कहते हैं, एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आई कॉल इट एज TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये टॉपिक है, दो चीजें हम डिफाइन करेंगे रिलेटेड टू अ सेल, एक है EMF और दूसरा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या चीजें हैं, इसको समझाने के लिए पहले तो मैं एक एग्जांपल पे बात करूंगा, और उसके बाद फिर एक एग्जांपल एक्सप्लेन करने के बाद एक्चुअली मैं सेल के EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बट एक बात याद रखना कि ये जो टर्म है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो पूरा का पूरा टर्म है, ये अपने आप में एक मिसनोमा है। मिसनोमा का मतलब ये है कि जो नाम है वो एक्चुअली में वो है नहीं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट एक्चुअली अ फोर्स। क्या है फिर ये, अभी मैं आपको समझाऊंगा, बट एक बात ऑब्वियस है कि ये फोर्स नहीं है। तो सर इसका नाम फिर फोर्स क्यों है? क्योंकि पहले लोगों को लगता था कि इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, तो इसलिए नाम रख दिया था फोर्स। उसके बाद when the people later on realized that it is not a force, it is something else, तब भी लोगों ने इसके नाम को चेंज नहीं किया, they stick to this name only, और इसीलिए इसको आज भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। ये बात ऐसी है जैसे हीट के केस में पहले के मतलब लोगों ने अस्यूम करा था या समझा था कि हीट इज काइंड ऑफ लिक्विड विच फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एंड दैट लिक्विड वाज कॉल्ड एज कैलोरी, ठीक है। इसीलिए आपका जो टॉपिक है 11th में आपने पढ़ा होगा कैलोरीमेट्री, यूनिट ऑफ हीट एनर्जी कैलोरी भी कहा जाता है, या यूनिट ऑफ एनर्जी को कैलोरी भी कहा जाता है। वो आपने इसलिए पढ़ा होगा बिकॉज अर्लियर पीपल यूज्ड टू थिंक दैट हीट इज फॉर्म ऑफ सम लिक्विड व्हिच फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी, तो इसलिए उसका नाम पुराना नाम कैलोरी है। Later on we realized that heat is not a liquid, rather it is a form of energy or it is a form of work done, ठीक है। तो but people stick to that unit or that name and they kept the name same, calorimetry। उसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स we have kept the name as a force but it is not a force। तो फिर ये है क्या, इसको समझने के लिए I'll take one example which is very much suitable to understand this EMF। उस एग्जाम्पल को अगर आप समझ लेंगे तो EMF क्लियर हो जाएगा और EMF में क्लैरिटी आ जाएगी, तो EMF को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो लेट अस डिस्कस दैट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि देयर इज अ स्लाइड आप लोगों को पता होगा पार्क में जो स्लाइड होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, पार्क वाले स्लाइड की बात कर रहा हूँ। पार्क में गए होंगे ना आप लोग 2019 BC में। यस सर। 19 अब तुम में से कोई कह सकता है 2019 BC कब से हो गया? व्हाट इज मेंट बाय BC इन दिस केस? मास्टर क्या कहना चाह रहा है BC से? बिफोर कोविड। अरे वाह, बिफोर कोविड, ठीक है। चलिए आप देखिए बेटे, मान लीजिए स्लाइड है, भाई मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। अच्छा ये भाई आसिया, ये स्लाइड है, सैंडल नहीं है, हील वाली। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये मान लेते हैं कि ये स्लाइड है और एक बच्चा है जो यहाँ पर है, ये बच्चा बालक, आप में मैं बालक वालक वर्ड यूज कर सकता हूँ भाई, इतना तो कर सकता हूँ।
I know that none of you is from London or US or some other parts of the country. All are from India. तो बालक more or less सबको पता है. Kid, child का हिंदी बालक. अपने भाषा में थोड़ा सा फ्लेवर ज्यादा आता है. That is why I'm writing it as बालक. इस बालक को बालक चाहता है कि वो, भाई हर बालक चाहता है बचपन में कि वो स्लाइड पे चढ़े विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेयर्स और स्टेप्स, और फिर यहाँ से स्लाइड करे. हम यही तो करते थे बचपन में, यही करते थे हम भाई बचपन में. मैंने भी यही किया है, आपने भी करा होगा अपने बचपन में, कि यहाँ से अपन ऐसे ही स्लाइड करते हैं तो मजा आता है. तो इसके लिए लेकिन आपको टॉप पे पहुंचना पड़ेगा और फिर वहां से आप स्लाइड करेंगे, है ना. जैसे आजकल अम्यूजमेंट पार्क या वाटर पार्क जो होते हैं आपके, उसमें भी होता है ऐसा स्लाइड. उसमें ऊपर चढ़ोगे उसके बाद ही तो स्लाइड करोगे ना. अब बालक के साथ प्रॉब्लम यह है कि स्लाइड का जो स्टेप है ना, वो यहाँ पर वाला स्टेप टूटा हुआ है और बालक को ऊपर चढ़ना नहीं आता विदाउट स्टेप, कि वो कैसे कूद के ऊपर पहुंच जाए या इस वाले स्टेप पे डायरेक्टली वो जंप कर जाए, ऐसा उसको नहीं पता है. ही कैन नॉट डू दैट. तो बालक के पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो यहां से यहां पहुंचे कैसे, है ना. बात समझ आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, इसको अगर मैं इस पूरी सिचुएशन को एनर्जी के टर्म्स में बताऊं, जो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अगर आप सोचे इसको कि ये रेफरेंस लाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, और mgh जब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब आप mgh लिखते हो तो उसमें h इज द हाइट फ्रॉम सम रेफरेंस लाइन. मतलब आप समझ लो कि ग्राउंड को मैंने रेफरेंस मान लिया और इसके रिस्पेक्ट में आई विल मेजर द हाइट. तो ग्राउंड पे अगर कोई चीज रखी हुई है तो उसकी हाइट कितनी होगी बेटा? इफ समथिंग इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, व्हाट विल बी इट्स हाइट? 0. वेरी गुड, दैट विल ऑब्वियसली बी 0. तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आई कैन क्लेम दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बालक इज 0 एट दिस पॉइंट, बिकॉज इट्स द हाइट ऑफ द बालक फ्रॉम द ग्राउंड इज 0. तो मैं उसकी एनर्जी को 0 मान के चल रहा हूँ. कोई दिक्कत अभी ना? अच्छा, बालक सोचो कि टॉप ऑफ दिस स्लाइड पे जब आएगा तो बालक की एनर्जी 0 रहेगी या मैक्सिमम होगी? इस केस में हाइट मैक्सिमम हो जाएगा व्हेन ही रीचेस द टॉप ऑफ द स्लाइड. तो एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? यस. मतलब 0 से उसको हायर एनर्जी लेवल पे आना और वो खुद से नहीं आ पा. तो अब पार्क में, इस पार्क के अंदर एक चचा है, बहुत लंबे से चचा का कोई काम नहीं है, उनको दया आ गई बालक पे बस. तो चीचा ने क्या किया? चीचा बोले तो अंकल, समझिएगा सर. और मैं जो बातें कर रहा हूं ना, ये मैं वो ये नहीं कि टाइम पास कुछ कर रहा हूं आपके साथ. ये सारी चीजों को मैं एग्जैक्टली रिलेट करूंगा विद द सेल एंड द इलेक्ट्रॉन. तो इस चीचा ने क्या किया? बालक को यहां से उठाया और उठा के यहां पहुंचा दिया. तो एक्चुअली में व्हाट अंकल इज डूइंग इज he is increasing the gravitational potential energy of this child. Is it clear? उसने अंकल ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बच्चे की बढ़ा दी और उसको मैक्सिमम कर दिया, तो बालक यहाँ पे पहुंचा. अब बालक की जब एनर्जी मैक्सिमम हो गई, तो किसी भी चीज की एनर्जी मैक्सिमम हो तो वो वैसे ही बहुत ज्यादा मतलब डिसऑर्डर हो जाता है, वो उसमें रैंडमनेस बहुत ज्यादा हो जाती है. ठीक है, एनर्जेटिक है भाई वो अभी. तो क्या करेगा वो? इस एनर्जी, बाय वर्च्यू ऑफ दिस एनर्जी, ये बालक ऊपर से नीचे खुद से स्लाइड कर जाता है. इस एनर्जी ड्यू टू और बाय वर्च्यू ऑफ एनर्जी, ये बालक हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे खुद से आराम से पहुंच गया. अब फिर जैसे ही यहाँ पहुंचा, अब उसको रियलाइज हुआ भाई मेरी एनर्जी तो फिर से 0 हो गई. फिर वो यहाँ पर गया, फिर अंकल को बोला अंकल फिर वही काम करो ना. अंकल ने फिर से इसको उठाया, फिर उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई. फिर बालक ऊपर से नीचे स्लाइड हुआ एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन एनर्जी. फिर अंकल के पास गया. इसका मतलब if this balak wants to continue this sliding process, so every time he reaches the ground, uncle will have to provide this balak a sufficient amount of energy so that कि वो बालक top of the slide पे जा सके और उसके बाद फिर वहां से at the cost of that energy वो slide कर सके. इसका मतलब बालक की एनर्जी बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? या रिक्वायर्ड एनर्जी to take the balak from lower energy state to higher energy state, ये कौन कर रहा है? ये प्रोसेस, ये काम कौन कर रहा है? तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि this is being done by the uncle. Is it clear? Uncle is that source for this balak who is increasing his energy from 0 to the maximum. अब जब आप किसी भी चीज की एनर्जी आप बढ़ाते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की आप एनर्जी बढ़ाते हो, ठीक है, एक चीज को आप नीचे से उठा के ऊपर रखो, तो टू इंक्रीज द एनर्जी
आपको ऑब्वियसली कुछ वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट डूइंग वर्क यू कैन नॉट इंक्रीज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, राइट? वो तो अगेंस्ट द एनर्जी का कंजर्वेशन चला जाएगा। इसका मतलब है कि जब एवरी टाइम दिस अंकल puts the balak on the top of the slide, or every time the uncle increases the energy of this balak, so uncle is doing some work on this balak every time whenever he lifts the balak from the lower energy state to the higher energy state. Am I correct? तो मतलब अंकल वर्क कर रहे हैं। बट एक बात सोचो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कोई चीज नीचे है, सोच के ग्राउंड पे गिरी हुई है, और आप उसको यू वांट टू लिफ्ट दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, तो आप एक बात सोचो कि आपको झुकना पड़ेगा ना, यू विल हैव टू बेंड टुवर्ड्स द ग्राउंड और नॉट, यू विल हैव टू बेंड योर बॉडी और नॉट। इसका मतलब जब आप, मतलब ये अंकल when he will be lifting this kid, so at the same time he will be lifting his own body weight also. सोच के देखो, अगर आप किसी चीज को, नीचे पड़ी हुई चीज को ऊपर उठाना चाहते हो, तो आप सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को नहीं उठाते हो, साथ साथ आप अपने बॉडी वेट को भी ऊपर उठाते हो। एम आई करेक्ट? इसका मतलब आप दो काम एक साथ कर रहे हो। यू आर नॉट ओनली डूइंग वर्क टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द बालक, as well as you are doing work against your own body weight also. You are doing work to lift your own body weight also at the same time when you are lifting the kid from the ground. कि इस बालक को लिफ्ट करने में अंकल को अपने बॉडी वेट के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज यू विल हैव टू लिफ्ट हिज ओन बॉडी वेट आल्सो। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी यस और नो। यस सर। बच्चों, Clear. बच्चों सारे ठीक है। इसका मतलब जितना वर्क अंकल ने किया, क्या होल ऑफ द वर्क इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी ऑफ द बालक, या सम ऑफ द वर्क इज नॉट कन्वर्टेड into the energy of the balak, and that is that work which is done against his own body weight? तो obviously मैं ये कह सकता हूं कि अंकल ने जितना वर्क किया, the whole of the work is not converted into energy of the balak. ये बात ऐसे ही है बेटा कि चलो अभी तो ऑनलाइन चल रही है आपकी क्लासेस, या ऑनलाइन आप पढ़ने लगे हो, या ऑनलाइन का अब वो आ गया है, एक मतलब प्लेटफॉर्म आ गया है, तो अब आपको कहीं जाना नहीं पड़ता कोचिंग के लिए, ट्यूशंस के लिए, आप अपने घर पे 2 मिनट पहले कनेक्ट कर सकते हो। बट मान लो कि अगर आपको कोचिंग जाना होता, और आपके कोचिंग जाने के लिए यू नीड हाफ एन आवर टू रीच योर कोचिंग, 2 घंटे की क्लास है, तो आधा घंटा आपको जाने में लगता और हाफ एन आवर यू वुड हैव टेकन टू रीच बैक टू योर होम फ्रॉम योर कोचिंग। मतलब 2 घंटे की क्लास के लिए आपका कितना टाइम यूटिलाइज होता? 3 घंटे। बट उसमें इफेक्टिव कितना होता? ओनली 2 आवर्स, बिकॉज क्लास तो सिर्फ 2 घंटे की होती, लेकिन लगता कितना टाइम आपका? 3 घंटे। तो 1 घंटा जो आपका है वो आपका, मतलब उसमें इफेक्टिव कुछ हुआ नहीं। बट यस, that 1 hour is also required because you'll have to reach the coaching. Unless you reach the coaching, you will not be able to attend the class, right? इसका मतलब है to attend the 2 hours class, you will have to use 3 hours. Is it correct or not? But effective, Yes, अगर आपसे sir. पूछा जाए कि effective study time कितना है, तो you will only claim that कि effective study time is 2 hours. But yes, I cannot make this 3 hours. I cannot make this traveling time as 0 because it is required. Yes, online platform पे अब ऐसा हो गया ना, but अगर अभी भी आपको स्कूल जाना पड़े तो you cannot make traveling time 0. There will be traveling time. Clear है भाई? बात समझ आ गई? तो अब फिर से सुनो, सारी चीजों को समराइज कर रहा हूँ। ये जो बच्चा है उसकी एनर्जी को अंकल बढ़ा रहे हैं बार बार, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे, ठीक है? लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे एनर्जी, मतलब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे बच्चे को पहुंचाने का काम अंकल कर रहे हैं। एंड एवरी टाइम अंकल is increasing the energy, he is doing work against his own body weight and against lifting the balak against the gravity at the same time. तो मगर टोटल जो वर्क करता है अंकल, उसका कुछ पोर्शन उसके अपने बॉडी वेट को लिफ्ट करने में भी यूज हो रहा है, तो दैट इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, बट सम पोर्शन ऑफ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। तो मतलब बालक को बार बार लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे पहुंचाने का काम अंकल का है। और इस प्रोसेस में अंकल खुद को क्या कर रहा होगा? बार बार, अगर आप बार बार झुको ऊपर हो तो आपकी अपनी एनर्जी का लॉस हो रहा होगा या नहीं? आप एग्जॉस्ट हो रहे होंगे या नहीं? अब इसी चीज को अब समझो ईएमएफ और टीपीडी, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर एक रेजिस्टर, यहां पर एक सेल, इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस। आई होप यू पीपल आर अवेयर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। आप लोगों ने सुना होगा कि ईच सेल हैज इंटरनल रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस इनसाइड द सेल
इज कॉल्ड एज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल को आपने क्वाइट डिटेल में पढ़ा होगा इन केमिस्ट्री, इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो काम अंकल का है वही काम सेल का है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है। दूसरा, जो स्टेप्स के टूटने से जो बच्चे को प्रॉब्लम है ऊपर जाने में, मतलब स्टेप एक तरह का रुकावट बन रहा है बच्चे के लिए। रुकावट समझते हो? इट इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस फॉर दिस चाइल्ड टू रीच टू द टॉप ऑफ द स्लाइड एंड देन टू स्लाइड फ्रॉम देयर। वही काम यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टर का है इन दिस सर्किट। ये जो स्टेप्स का काम है यहां पर, वही काम यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का है। जो काम अंकल का है वही काम यहां पर सेल का है। अंकल जब बच्चे को उठाता है, बालक को जब लिफ्ट करता है, तो उसको अपने बॉडी वेट के अगेंस्ट भी कुछ वर्क करना पड़ता है, जो वर्क बालक को एज एन एनर्जी के फॉर्म में नहीं मिल रहा, ठीक है, उसका लॉस हुआ मान लो। तो ये वो इंटरनल रेजिस्टेंस का काम वही है जो अंकल के बॉडी वेट का काम है। मतलब अंकल ना चाहते हुए भी अपने बॉडी वेट के अगेंस्ट कुछ वर्क कर रहे हैं, उसी तरह से सेल ना चाहते हुए भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करेगा। अब सर बच्चा कौन है यहाँ, बालक कौन है? तो कोई बता सकता है? कैन एनीबॉडी मेक अ गेस? इलेक्ट्रॉन से। बहुत बढ़िया बच्चों, इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन वही है जो यहाँ पर बालक है। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन को अगर कंप्लीटली सर्किट में घूमना है बार बार, तो बार बार अगर घूमना है, सोच के देखो, तो इलेक्ट्रॉन को बार बार सर्किट में घूमने के लिए उसको इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्रॉस करना है, उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी क्रॉस करना है। तो इलेक्ट्रॉन नीड्स एनर्जी। ठीक है, एवरी टाइम इलेक्ट्रॉन्स गोज थ्रू द सर्किट, इलेक्ट्रॉन्स नीड्स एनर्जी। व्हाई? बिकॉज देखो, ये जो सेल है इसका ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हम हायर पोटेंशियल मानते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड वी टेक इट एज लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एनर्जी मैक्सिमम है। ये गया, ये यहां से चला चला चला, यहां से ऐसे जाते जाते जाते, इस एट द कॉस्ट ऑफ दिस एनर्जी ये इस रेजिस्टेंस को मान लो क्रॉस कर गया। लेकिन ये एनर्जी कौन दे रहा है? उसको सेल दे रहा है। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, सेल के लोअर मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे पहुंचा। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हो गया? तो लोअर पोटेंशियल हो गया। नेगेटिव इलेक्ट्रोड का मतलब लोअर पोटेंशियल। अब इस इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां आना है? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे आना है। वैसे ही जैसे इस बालक को लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे आना है, तो उसके लिए इस अंकल ने एनर्जी दी। उसी तरह से इस सेल, ये सेल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है टू मेक इट मूव वंस थ्रू द कंप्लीट सर्किट। आई बात समझ में? इस प्रोसेस में सेल वर्क करता है वैसे ही जैसे अंकल वर्क कर रहा है। जैसे अंकल ने दो चीजों पे वर्क किया, इन लिफ्टिंग द बालक as well as in lifting the balak as well as lifting his own body weight. उसी तरह से यहाँ पर सेल क्या करेगा? सेल will be doing work in providing the energy to the electron against the internal resistance and against the external resistance. इन दोनों के against में सेल will have to give the energy to that of electron so that it can cross the external resistance as well as internal resistance. अब सुनो, एक बात ध्यान से सुनो। सेल ने एनर्जी दिया जिससे ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा। बट तुम एक बात सोचो, सर्किट में सेल के बाहर जो आपको इफेक्टिव एनर्जी मिली, ये इफेक्टिव वोल्टेज जो मिला, वो आपको कितना मिलेगा? तो अनडाउटेडली सेल ने जितना टोटल वर्क किया है वो आपको इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज सेल के बाहर नहीं मिलेगा। क्या मतलब सर, क्या बोले? जैसे मान लो यहां पर अंकल ने 100 जूल वर्क किया, 100 जूल ऑफ वर्क। इस 100 जूल ऑफ वर्क का 20 जूल उसके अपने बॉडी वेट के अगेंस्ट चला गया, तो बच्चे को कितनी एनर्जी मिली? 80 जूल्स, है ना? इसी तरह से यहां पर सेल ने मान लो 100 जूल वर्क किया, बट इसका 20 जूल इज लॉस्ट अगेंस्ट स्मॉल आर, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सेल ने जितना टोटल वर्क किया उसमें से 20 जूल का तो एनर्जी वहीं लॉस हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट ही लॉस हो गया। तो इफेक्टिव जो एनर्जी बच गई सेल इलेक्ट्रॉन के पास, वो कितनी रह गई? तो दैट रिमेन्स ओनली 80 जूल्स।
इसका मतलब इफेक्टिव एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिल पाई है वो कितनी मिल पाई है, 80 जूल्स। और यही जो इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिव एनर्जी मिली है वही आपको सेल के बाहर इन द सर्किट आपको प्रोवाइड हो पाता है। जो इंटरनली जो लॉस हो गया है वो लॉस हो गया है। इसका क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आप 10 वोल्ट का सेल लेके आए और उस 10 वोल्ट के सेल में आप चाहते हो कि 10 वोल्ट ही आपको मिले वोल्टेज अक्रॉस द सेल, तो ऐसा नहीं होगा। आप जब 10 वोल्ट का सेल लाते हो तो वो 10 वोल्ट आपका विदाउट इंटरनल एनर्जी विदाउट इंटरनल लॉस लिखा हुआ होता है 10। मतलब अगर आप 10 वोल्ट का सेल लेके आओगे तो आपको 10 वोल्ट उस सेल से नहीं मिलेगा, मतलब उस सेल का वोल्टेज आपको एक्सटर्नल सर्किट में 10 वोल्ट नहीं मिलेगा, दैट विल बी लेस देन ऑफ 10 वोल्ट, 9.8 या 9.9 मिलेगा, बट एग्जैक्टली 10 नहीं मिलेगा, बिकॉज सम ऑफ द वोल्टेज और सम ऑफ द एनर्जी विल बी लॉस्ट अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब 10 वोल्ट का सेल 10 वोल्ट आपको नहीं देता, वो हमेशा लेस देन दैट ऑफ 10 वोल्ट आपको वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो जितना वो लॉस हो गया वो आपको एक्सटर्नल सर्किट में नहीं मिलेगा, वो अंदर ही लॉस हो गया, अंदर एक सेल ने खा लिया। और सेल ने क्यों खाया, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट उसको वर्क करना था। क्लियर? तो अब बात समझना, अब मैं डिफाइन कर रहा हूं ईएमएफ को। सेल ने जितना वर्क किया इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों का मिला के, सेल ने जो वर्क किया, टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या इन मूविंग द चार्ज वंस थ्रू द कंप्लीट सर्किट, सेल को जो जितना टोटल वर्क करना पड़ा डिवाइडेड बाय द चार्ज, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ईएमएफ ऑफ द सेल। अभी लिखना नहीं, मैं लिखवाऊंगा, पहले सुनो। ईएमएफ का क्या मतलब है, टोटल वर्क विच इज डन बाय द सेल डिवाइडेड बाय द चार्ज इन मूविंग इट वंस थ्रू द सर्किट, उसको हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। और उस वर्क का जितना पोर्शन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको मिल रहा है या एक्सटर्नल सेल के बाहर जितना आपको उस वर्क का पोर्शन आपको मिल रहा है आफ्टर द लॉस, जो बच गया, उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो नाउ वी आर इन पोजीशन टू राइट द ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर से मैं बता रहा हूं और अब आप लोग डेफिनेशंस लिखेंगे। ये मान लीजिए ये सेल है, तो सर इससे पहले जो लिखा होता था कि सर सेल इज ऑफ 10 वोल्ट, तो वो क्या था सर, वो एक्चुअली में इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कितना लॉस हुआ है वो कैलकुलेट करके लिखा हुआ रहता था। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपको सेल का ईएमएफ दिया हुआ हो, अगर ईएमएफ दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कितना लॉस हुआ है वो आपको गिवन नहीं है, ये मतलब हुआ उसका। और अगर वोल्टेज डायरेक्टली सेल का वोल्टेज गिवन है, ईएमएफ गिवन नहीं है, तो वो वोल्टेज का मतलब हुआ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और वो अगर आपको गिवन है तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी जो लॉस हो चुका है वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड नहीं आया। जैसे अगर मैं मान लो कि रेजिस्टेंस में निकालने के लिए मैं रो दे दूं तो आप डायरेक्टली लिख लेंगे रो एल बाई ए, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग यू रो, अगर मैं सारी वैल्यूज दे दूं, एन दे दूं, एम दे दूं, ई दे दूं, टाउ दे दूं, ये सब देके मैं कहूं रेजिस्टेंस निकालो, तो आपको फिर पूरा लिखना पड़ेगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर एटा। आई बात समझ में? तो ऐसा ही कुछ ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का खेल है। इज इट क्लियर? तो भाई देखो भाई, अच्छा मैंने क्या डेफिनेशन बोला, लिखो डेफिनेशन। ईएमएफ में लिखो, ईएमएफ में लिखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में लिखो। ऑब्वियसली आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ये फोर्स नहीं है सर, इट्स नॉट द फोर्स। तो ईएमएफ में लिखिए, क्या लिखिएगा ईएमएफ में, इट इज डिफाइंड एज, लिखिए ईएमएफ में, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द सेल इन मेकिंग इट मूव वंस थ्रू द कंप्लीट सर्किट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें क्या लिखिएगा, लिखिए इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। ठीक है, अब देखो इसको मेथड इक्वेशन वाइज समझ लेते हैं। मान लो ये सर्किट है, इसमें करंट फ्लो हुआ आई, तो एक्चुअली में टोटल वर्क डन, अच्छा एक बात याद रखिए कि पोटेंशियल को आप ऐसे भी लिखते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो अगर वर्क डन पर यूनिट चार्ज आप लिखोगे तो वो कुछ भी नहीं है, वो पोटेंशियल है, और पोटेंशियल को हम करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस लिख सकते हैं फॉर अ गिवन रेजिस्टर। आईआर लिखते हैं ना, V इज इक्वल टू आई आर, वर्क डन अपॉन चार्ज V हो गया और V को आई आर लिख सकते हैं। तो इसलिए यहां पर हम ईएमएफ कैसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। ईएमएफ विल बी रिटन एज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर प्लस ऑफ आई आर, मतलब यहां से आप आई को ऐसे भी लिख सकते हैं, ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस।
जब आपको V गिवन होता है तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फिर से अलग से नहीं लिखना पड़ता, लेकिन जब आपको E गिवन है तो करंट लिखने का तरीका EMF डिवाइडेड बाय R प्लस ऑफ R, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अच्छा सर, ये बात तो क्लियर हो गई सर। अब इसमें एक और चीज समझते हैं, ये सेल के बाहर जो आपको वोल्टेज का ड्रॉप मिलेगा वो IR मिलेगा। ये जो अंदर IR हुआ है वो तो आपको सेल के बाहर नहीं मिलेगा, वो तो लॉस हो गया। यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट आउटसाइड द सेल। जो लॉस हो गया यू विल नॉट बी गेटिंग इट आउटसाइड द सेल, वो तो लॉस हो गया, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो बाहर मिलता है उसी को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यहां पर V इज इक्वल टू IR इज कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इस यही कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो सेल के बाहर मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तभी तो आपको सेल को कहते हो कि जैसे आप कहते हो ना कि ये अगर रेजिस्टर है और V वोल्ट का सेल है बेटा, V वोल्ट का सेल और ये रेजिस्टर है, मैं आपसे पूछ लूं इस रेजिस्टर के दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो क्या आप नहीं कहोगे कि सेल के बराबर है। लेकिन अगर मैं इसके साथ साथ एक और रेजिस्टर लगा दूं यहाँ पर, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि जो सेल का वोल्टेज है वही इसका क्रॉस होगा, तब ये नहीं कह सकते। ठीक है, यहाँ पर क्यों ऐसा कह सकते हो, इसलिए कह सकते हो कि इसको जीरो ले लो तो इसको जीरो लोगे, ये V होगा तो ये V होगा, तो रेजिस्टर के अक्रॉस भी V माइनस जीरो और सेल के अक्रॉस भी V माइनस जीरो। बट यहाँ पर अगर इसको जीरो लोगे तो ये जीरो तो होगा, ठीक है, बट ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ये कुछ और होगा, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली अब V नहीं लिख सकते, या तो उस V में ये पॉइंट का वोल्टेज ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते। ये लॉजिक है, तो इसीलिए हम इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं। तो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं, इसको हम फर्दर आगे क्या लिख सकते हैं, तो आप ध्यान से देखिए इसको हम फर्दर आगे क्या लिखेंगे। तो इसको हम फर्दर आगे लिखेंगे बेटा कि E इज इक्वल टू V प्लस ऑफ IR, ऐसा लिख सकते हैं, वेयर V इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको जो सेल के बाहर मिलता है ना टर्मिनल वोल्टेज या इफेक्टिव वोल्टेज जो आपको मिलता है, दैट इज V। ठीक है, और V हमेशा EMF से कम होता है। क्यों? क्योंकि आपका कुछ लॉस हो जाता है अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस। और यही बात मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कुछ देर पहले। मैंने आपसे यही पॉइंट बोला है कि अगर आप 10 वोल्ट का सेल लेके आओगे तो उसमें कुछ लॉस अंदर ही हो जाएगा। तो 10 वोल्ट के सेल का आपको जो इफेक्टिव वोल्टेज मिलेगा वो 10 नहीं मिलेगा, इट विल बी लेस देन 10। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। यहां पर अगर आप देखें तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर इस केस में वोल्टेज जो आपको मिला है वो EMF से कम है। ऐसी सर्किट जिसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन EMF, इसको हम कह सकते हैं क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट मतलब क्लोज्ड का मतलब होता है जिसमें करंट फ्लो कर सके, भाई पूरा पाथ क्लोज्ड हो ताकि करंट फ्लो कर सके। अगर कहीं पर भी क्लोज नहीं होगा, ओपन होगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। रास्ता टूटा हुआ है, ओपन का मतलब रास्ता टूटा है, क्लोज का मतलब रास्ता बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, इसी को दूसरा नाम हम ये भी कहते हैं डिस्चार्जिंग सर्किट या डिस्चार्जिंग ऑफ सेल कह सकते हो, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। मतलब इस प्रोसेस में हो क्या है, इस प्रोसेस में सेल वर्क कर रहा है ऑन द इलेक्ट्रॉन टू मेक इट मूव। तो अगर सेल वर्क कर रहा है तो उसकी अपनी एनर्जी तो डिक्रीज हो ही रही होगी ना, इसलिए हमने इसको कहा है डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। मतलब सेल क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है। तो दिस इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। तो सर क्या सेल सिर्फ डिस्चार्ज होता है? नहीं, सेल चार्ज भी होता है। अभी हम उस बात पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए सेल के थ्रू कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा, I इज इक्वल टू 0 है, कोई करंट नहीं फ्लो हुआ, तो अगर कोई करंट ही फ्लो नहीं हुआ तो कोई इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कोई लॉस भी नहीं होगा। देयर विल बी नो लॉस अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। अगर कोई करंट फ्लो नहीं हुआ तो देयर विल बी नो लॉस अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उस केस में EMF इज इक्वल टू V। मतलब आप बाहर से मार्केट से सेल लेके आए, उस पर 10 वोल्ट लिखा हुआ है, भाई आप उसको यूज ही मत करो, उसमें करंट ही मत उससे फ्लो कराओ, तो उसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कोई लॉस भी नहीं होगा। तो हम चाहे EMF बोलें या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोले, एक ही मतलब है। ठीक है, फर्क तो तब पड़ेगा जब करंट फ्लो होगा, क्योंकि द मोमेंट यू विल मेक द करंट फ्लो, लॉस विल टेक प्लेस अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ सेल। चार्जिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि सेल चार्जेबल होते हैं। भाई जिसका बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन के अंदर जो सेल या बैटरी जो भी कह लो, वो चार्ज होती है या नहीं होती है? जो आपके घरों में इन्वर्टर की बैटरी लगी हुई होती है वो भी चार्ज होती है। चार्जिंग ऑफ सेल के केस में होता क्या है, देखो एक्चुअली में करंट की जो डायरेक्शन होती है आउटसाइड द सेल वो होती है पॉजिटिव से निगेटिव। ड्यूरिंग चार्जिंग करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ये ऐसे आ जाती है।
तो V इज इक्वल टू E माइनस ऑफ आई आर लिखेंगे आप इसको, तो V इज इक्वल टू E प्लस ऑफ आई आर लिखेंगे, मतलब V बिकम्स ग्रेटर देन E। माइनस ऑफ माइनस क्यों करा सर आपने? बिकॉज यहाँ पर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। जो नॉर्मल सिचुएशन में करंट फ्लो करता है व्हेन द सेल इज डिस्चार्ज, तो जो करंट की डायरेक्शन होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो दैट इज वाई हम यहाँ पर करंट के साथ कैसा एक साइन एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, तो वी आर प्लेसिंग अ नेगेटिव साइन। ठीक है, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन हम करंट के साथ यहाँ पर लगा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन हमने यहाँ पर लगा दिया है। समझ में आई बात? दैट इज वाई इट विल बी रिटन एज E प्लस ऑफ प्लस आई आर। देख लो, नोट कर लेना तो बताना सर, ये सब कुछ जो भी लिखा हुआ है स्क्रीन पे प्लीज नोट इट डाउन। सर जो आर आपने मेंशन कर रखा है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है? नहीं, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। स्मॉल आर से हम इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो स्मॉल आर है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो आर है वो तो आपका कोई सर्किट का कुछ भी हो सकता है, वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस हो सकता है, वो बल्ब हो सकता है, वो ट्यूबलाइट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स सेल के या तो राइट साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं या लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं। सेल के दो इलेक्ट्रोड के बीच में हम इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट करते, मतलब स्मॉल आर को हम दो इलेक्ट्रोड के बीच में नहीं दिखाएंगे। हम जब भी दिखाएंगे या तो सेल राइट साइड पे दिखाएंगे या लेफ्ट साइड पे दिखाएंगे। ये तो हो गया सर ईएमएफ की कहानी। अब नेक्स्ट लिखिए आगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब देखो, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर होता है, जैसे कैपेसिटर होता है, वैसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, रेजिस्टर या कैपेसिटर सब एक ही बात। अब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या है? तो देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन चाहे वो कैपेसिटर का हो, कि रेजिस्टर का हो, कि सेल का हो, सीरीज कॉम्बिनेशन का एक ही सीधा मतलब है कि करंट डिवाइड नहीं होगा। क्या नहीं डिवाइड होगा? करंट डिवाइड नहीं होगा। तो मान लीजिए कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये आपका एक सेल है, ये ऐसे, ये एक सेल है ऐसे, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से कुछ n नंबर ऑफ सेल्स आपने कनेक्ट किए हुए हैं, एंड देयर इज एन एक्सटर्नल रेजिस्टर दिस वे। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा इफ द करंट इन द होल is same, मतलब करंट doesn't have any other option to divide। मतलब ये E1 R1 E2 R2, ठीक है, ये EN RN, तो करंट has only one option for its flow, it doesn't have option to get divided into other branches। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन कहलाएगा बेटे? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन को अगर मैं एक सेल से रिप्लेस करना चाहता हूं तो व्हाट शुड बी द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ दैट सिंगल सेल and what should be the internal resistance of that cell। तो E equivalent R equivalent, और ये मान लीजिए कि आपका ये R, तो भाई ये करंट आई जा रहा है तो यहां से ये करंट आई आएगा। अब देखो, इन दोनों को हम इक्विवेलेंट तो तभी कह सकते हैं ना जब इस पूरे सेल का जो इफेक्ट है इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सर्किट, वही इस सिंगल सेल का भी इफेक्ट उतना ही हो जितना इस पूरे का इफेक्ट है। तभी तो हम दोनों सर्किट को आइडेंटिकल मान सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट ट्रीट देम आइडेंटिकल। ठीक है भाई, दोनों में अगर करंट की वैल्यू सेम जा रही है तो मैं ये कहूंगा कि ये जो इतने एन सेल्स लगा के जितना करंट आ रहा है उतना ही सिंगल सेल लगा के आ रहा है, तो इस पूरे एन सेल को हम एक सेल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसी एक सेल की वैल्यू क्या होगी, यही पॉइंट है हमारा। तो इसके लिए इसको लूप को आप कुछ कंसीडर कर लो, ए बी सी डी। इसमें हम कंपैरिजन का खेल खेलेंगे। देखो, इन लूप ए बी सी डी, अगर इस लूप में आप स्टार्ट करो तो आप क्या लिखोगे? माइनस ऑफ ई इक्विवेलेंट, करंट की डायरेक्शन देखो ऐसे है, तो माइनस ऑफ आई आर इक्विवेलेंट माइनस ऑफ आई इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ से ई इक्विवेलेंट प्लस ऑफ आई इंटू आर प्लस ऑफ आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं? प्लीज टेल मी यस और नो। यस सर। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, इसी तरह से बेटे इन लूप पी क्यू आर एस, अगर ये वाला लूप ले लें हम पी क्यू आर एस, चलो स्टार्ट करते हैं। तो माइनस ऑफ E1, बिकॉज आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हो तो माइनस लगेगा। माइनस ऑफ E1 माइनस ऑफ IR1 माइनस ऑफ E2 माइनस ऑफ IR2, ऐसे ही चलता रहेगा अप टू कहां तक? अप टू n नंबर ऑफ टर्म्स, माइनस ऑफ EN माइनस ऑफ IRN माइनस ऑफ EN माइनस ऑफ IRN माइनस ऑफ IR इज इक्वल टू 0।
अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक बात दिखाई देगी, माइनस साइन सबको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए E1 प्लस ऑफ E2 अप टू En आएगा या नहीं आएगा बेटा? प्लस ऑफ I कॉमन ले लीजिए तो आपको ये दिखाई देगा R1 प्लस ऑफ R2 अप टू Rn प्लस ऑफ अप टू Rn प्लस ऑफ R, दिस होल इज इक्वल टू 0 इज माय सेकंड इक्वेशन। कंपेयर 1 and 2। अब भाई मैंने बोला कि दोनों आइडेंटिकल तभी कहलाएंगे जब दोनों में करंट की वैल्यू सेम हो। तो अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है एंड आई एम क्लेमिंग दैट दीस टू आर आइडेंटिकल, ये तो इसका मतलब यही हुआ कि E इक्विवेलेंट जो ये सिंगल सेल का है दैट शुड बी इक्वल टू E1 प्लस ऑफ E2 अप टू En। जो सिंगल सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ हो वो इन सारे सेल के ईएमएफ के सम के बराबर होना चाहिए। और इसी तरह से जो सिंगल सेल का R इक्विवेलेंट है दैट शुड बी द सम ऑफ R1 प्लस ऑफ R2 अप टू Rn। इन सब के सम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक्चुअली में हुआ क्या है बच्चों? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यू हैव डन नथिंग, यू जस्ट हैव replaced the combination of more than one cell by a single cell। और सीरीज कॉम्बिनेशन ये कहता है कि जो सारे सेल के ईएमएफ का सम है, ठीक है, उन सब का सम ले लो तो वो सिंगल सेल के ईएमएफ के बराबर होगा, जिसको E इक्विवेलेंट कहेंगे। और R इक्विवेलेंट क्या होगा? वो इंडिविजुअल सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का सम जो होगा वो R इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो इसको नोट करिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको ये करना होता है E1 प्लस ऑफ E2 प्लस ऑफ En। ठीक है, जितने भी सेल हैं सबके ईएमएफ को ऐड कर दीजिए तो यू विल गेट द इक्विवेलेंट ईएमएफ। जितने भी सेल हैं सबके इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड कर दीजिए तो यू विल गेट द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, इसमें अगर आप इस कॉम्बिनेशन पे देखो तो नेगेटिव ऑफ वन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ अनदर एंड सो ऑन, राइट? मतलब एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है एंड सो ऑन। ठीक है सर, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है, मगर मान लो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि एक का ये नेगेटिव है वो दूसरे के पॉजिटिव के साथ नहीं बल्कि दूसरे के नेगेटिव के साथ अगर कनेक्टेड हो, ऐसा कॉम्बिनेशन E1 R1 E2 R2 E3 R3, तो क्या सर ये अभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा या कुछ और कॉम्बिनेशन होगा? तो याद रखो, इट इज स्टिल सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इट विल बी स्टिल बी कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर करंट अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो अभी भी ये सीरीज है। ठीक है, अभी भी ये सीरीज कॉम्बिनेशन ही है। तो क्या सर E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अभी भी E1 प्लस E2 लिखेंगे? तो नहीं, अब ऐसा नहीं लिखेंगे। इसका क्या मतलब? सर देखो, जो फॉर्मूला आपने ड्राइव किया है ना, वो आपने तब ड्राइव किया जब आपने अज्यूम करा कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है एंड सो ऑन। बट इसमें एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो इसमें मैं बच्चों को ना याद रखने के लिए मैं ऐसे बता देता हूँ, रॉन्ग कॉम्बिनेशन कह लो इसको, although it is not the technical term which you will get in your books। ये सिर्फ आपस में समझने के लिए, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैं इसको ऐसे कह रहा हूँ, और इसको मैं राइट कॉम्बिनेशन कह रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखो, अगर आपका रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, मतलब अगर सेम पोलैरिटी कनेक्टेड है सीरीज में, तो आप क्या करेंगे? किसी एक सेल की पोलैरिटी को फ्लिप कर देंगे। मतलब किसी एक फ्लिप करना समझते हो, ये ऐसे है तो इसको फ्लिप करने का मतलब क्या हुआ? ऐसे कर देना। तो ये ऐसे तो ये ऐसे कर दिया, फ्लिप ओवर करना। जिसको आप फ्लिप करेंगे उसके साथ आप माइनस साइन लगा देंगे। 2 को फ्लिप कर दिया इसलिए उसके साथ माइनस साइन लगा दिया, तो E इक्विवेलेंट आप लिख सकते हैं E1 माइनस ऑफ E2 प्लस ऑफ E3, ये हो जाएगा। और R इक्विवेलेंट अभी भी क्या रहेगा? तो R इक्विवेलेंट विल स्टिल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका कोई लेना देना पोलैरिटी के साथ नहीं है, तो ये तो अभी भी वही रहेगा। इट विल स्टिल बी द सम ऑफ ऑल दीज R। बट इक्विवेलेंट ईएमएफ में क्या होगा? तो इक्विवेलेंट ईएमएफ में सर यू विल हैव टू फ्लिप ओवर एनी वन ऑफ द सेल। जिसको भी फ्लिप हो, सर जरूरी है कि 2 को हम करें? नहीं, जरूरी नहीं है भाई, आप 3 को कर ली, आप 1 और 3 को कर दीजिए। तो अगर 1 और 3 दोनों को करेंगे तो सर 2 को करना पड़ जाएगा। तो इससे बेहतर है कि 2 को कर दो, एक ही को करना पड़ेगा फ्लिप ओवर, तभी राइट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। आज इतना ही सर, रेस्ट। अब आगे की चर्चा, आगे का डिस्कशन विल बी डन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।